सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइन। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन, उपाध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों को हटाने के दिए सख्त निर्देश। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद विमानन सुरक्षा नियामक DGCA ने एयर इंडिया से हुई गंभीर लापरवाही और चूक के कारण उसके एक डिविजनल उपाध्यक्ष सहित 3 अधिकारियों को चालक दल कार्य दायित्व से संबंधित सभी भूमिकाओं से हटाने का आदेश दिया। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद DGCA ने यह बड़ा फैसला लिया है। DGCA ने एयर इंडिया से कहा है कि वह अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं में सुधार करे ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और चूक दोबारा न हो। DGCA ने यह स्पष्ट किया है कि उड़ान सुरक्षा को लेकर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DGCA ने एयर इंडिया को यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में चालक दल के कार्य दायित्व में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर क्या? एवरेस्ट की चोटी हो या समंदर, योग सभी का है, सभी के लिए, बोले PM मोदी। देश भर में जहां 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वही इस बार की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि योग लोगों को विश्व के साथ एकता की ओर ले जाता है, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बन जाती है। मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है। PM मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था तो 175 देशों का समर्थन मिल गया था। 11 सालों के बाद योग अब दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में
ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है
जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0. where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का
हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर
योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंधु पर तरुण चुघ का बड़ा बयान, कहा भारत की विदेश नीति की बड़ी जीत। दिल्ली से बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंधु को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध की विकट परिस्थितियों के बीच ईरान जैसे संघर्षरत देश का भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलना भारत की सशक्त विदेश नीति, प्रभावी कूटनीति और विश्व मंच पर भारत की विश्वसनीयता का प्रमाण। तरुण चुघ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु सिर्फ भारतीय छात्रों की घर वापसी का मिशन नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी जी की राष्ट्र प्रथम नीति का सशक्त और जीवंत उदाहरण भी है। भारत के लिए एयर स्पेस क्लियर करना ये भारत की वैश्विक जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक संकटों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को पहली प्राथमिकता देता है और चलते युद्ध के बीच में ईरान आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की कथित आत्महत्या पर बोले सचिन पायलट। राजस्थान से बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की कथित आत्महत्या के मामले ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा है कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया है और हैरानी की बात यह है कि मरने से पहले उसका बयान रिकॉर्ड में होने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने डॉक्टर के परिजन और विपक्षी कार्यकर्ता न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ खामोशी और दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है। अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, इनको हिरासत में लिया गया। मामला 2 साल पुराना है निर्मल चौधरी के खिलाफ, लेकिन जिस प्रकार आज कार्रवाई की, किस तरीके से आप एक डॉक्टर ने खुदकुशी करी, उसके मरने से पहले के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं करी। उसके विरोध में उस डॉक्टर के परिजन और सब कार्यकर्ता बैठ के न्याय की मांग कर रहे हैं। बारिश में, धूप में बैठे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, वाजिब मांगों को उठाना, ये उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है विपक्ष के लोगों की। और जब कल देर रात जाके मामला सुलझा, विलंब के बाद, उसके बाद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना मैं समझता हूं गलत है। और किसी जनप्रतिनिधि को, विपक्ष के लोगों को सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करे, डिटेन करे, मुकदमे करे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संवाद से जब मामला निकल गया, समाधान हो गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। लेकिन अगर शासन में बैठे लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोगों को हम डरा के, धमका के, हिरासत में लेके उनके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, दबिश कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाई ठीक नहीं है। प्रदेश में सर कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे, किस तरीके आपको लगता है कि सुधार हो सकता है? नहीं, राजस्थान में तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को विवश महसूस करते हैं। अफसरशाही इतनी हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है।
और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है राजस्थान में बिल्कुल लचर है और आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हर जिले, राजस्थान के हर जिले में कुछ ना कुछ घटना होती है, लूट की, महिला हिंसा की, और मतलब इस प्रकार ऐसा एक क्रम बन गया है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो, निर्णायक कार्रवाई हो, और भविष्य में उसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है इस पर कदम उठाने जाने चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। सरकार के पास विजन नहीं, हम देंगे बिहार को नया विकास मॉडल। पटना से बड़ी खबर। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकारों के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है और बिहार को सिर्फ वादे मिले, विकास नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वह IIT पार्क, टेक्सटाइल हब, एजुकेशनल हब, हेल्थ सिटी, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे गंभीर विकास के मुद्दों पर बात करे। उन्होंने दावा किया है कि यही है राजद का विजन, सर्वांगीण विकास। अब आप देखिएगा, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे IT पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है। और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ IT पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रन लेते समय दो बल्लेबाजों में जोरदार टक्कर, दोनों गिरे जमीन पर, फिर भी नहीं हो सके रन आउट। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग T20 में एक भयंकर घटना देखने को मिली है। यह मामला कोल्हापुर टस्कर्स और रायगढ़ रॉयल्स के बीच हुई एलिमिनेटर मैच का है। मैच के दौरान दो बल्लेबाज आपस में टकरा गए और जमीन पर गिर गए। हालांकि इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रन आउट नहीं हो सके। कोल्हापुर टस्कर्स ने रायगढ़ रॉयल्स को 165 रनों का लक्ष्य दिया था। रायगढ़ के बल्लेबाज विकी ओस्तवाल 74 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि MPL 2025 के एलिमिनेटर में रायगढ़ रॉयल्स को कोल्हापुर टस्कर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल्स ने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जायसवाल की यशस्वी पारी, इंग्लैंड में जड़ा अपना पहला शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स में खेला जा रहा है। इसी दौरान इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए दौरान मैदान पर उतरी। टीम के लिए KL राहुल और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी हुई। वहीं इसी दौरान यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही जायसवाल ने इस दमदार शतक की बदौलत एक खास लिस्ट में जगह भी बना ली है। अब वो इंग्लैंड में पहली पारी के दौरान शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले संदीप पाटिल, सौरव गांगुली, विजय मांजरेकर और मुरली विजय इंग्लैंड में शतक लगा चुके हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने चिरांग में नई जिला जेल का किया उद्घाटन। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के चिरांग जिले में नई जिला जेल का उद्घाटन किया है। यह जेल आधुनिक सुविधाओं से लैस है और राज्य सरकार की सुधारवादी सोच और न्यायिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सीएम शर्मा ने कहा है कि यह केवल एक जेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा संस्थान होगा जहां सुधार, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि असम सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, न्यायिक प्रक्रियाओं को गति देने और कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए लगातार काम कर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देश भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग कर जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिवस 2015 से तब से मनाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग को समर्पित एक दिन की अपील की थी। के अवसर पर आज मुझे गाजियाबाद में सहभागी होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व भर में, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है, तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का आह्वान किया कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए, वह 21 जून रखा गया है। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और आज 11वां विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन योग कितने प्रकार के विकारों से मुक्ति देता है, कितने प्रकार के मन में जो अशांति रहती है लोगों के, तो योग भी है, ध्यान भी है, व्यायाम भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सभी, मतलब जितने भी धरती पे मनुष्य हैं वह सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सबके लिए ऐसी कामना से ही ये विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत हर क्षेत्र में आज नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से जंग में जूझ रही है तो उससे बचने का रास्ता आज माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ से संबोधित करते हुए भी यह कहा है ये जो तनाव है, इस तनाव से मुक्ति के लिए, शांति से युक्ति के लिए योग करिए। धन्यवाद। एक पौधा माँ के नाम भी। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कहा है, जब तक हम प्रकृति अर्थात पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, मतलब यह एक दूसरे का पूरक है कि अगर हम वन को बचाएंगे तो जीवन बचेगा, अगर हम जल को बचाएंगे तो कल, आने वाला कल भी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी है, जल संरक्षण करने का भी है, स्वच्छता के लिए भी हमारे सबके सामूहिक रूप से कर्तव्य होते हैं कि हम स्वच्छता के लिए जैसे विश्व योग दिवस मनाते हैं वैसे स्वच्छता भी। और विश्व योग दिवस 21 जून को केवल योग करना ऐसा नहीं है, 365 दिन जो होते हैं सभी 365 दिन योग करें। समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो विश्व योग दिवस होने से पहले भी प्रतिदिन योग करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था, लेकिन जब से विश्व योग दिवस शुरू हुआ है तो उसमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सब उसका हिस्सा बन रहे हैं और सब हिस्सा बने, ऐसी अपील करता हूँ। धन्यवाद। आखिरी सवाल की, अखिलेश यादव ने कल बयान दिया स्कूलों के मर्जर को लेके कि बीजेपी सरकार स्कूल बंद कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्कूल बंद नहीं करती है, स्कूल खोलती है। उनके दृष्टि में दोष होगा, वो देखने की जो दृष्टि रहती है वह चश्मा जो है या तो ठीक नहीं है या तो आँख की जांच कराएं तो उनको सब ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार
देश की सरकार, प्रदेश की सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबकी समृद्धि। इसी कामना से हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहना एनसी ने यूबीटी पर किया पलटवार, कहा टिप्पणी से काम नहीं बनता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर योग संगम थीम लॉन्च किया गया। शिवसेना नेता शाहना एनसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और प्रशंसा की। उसका उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लिए लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने योग समावेश की शुरुआत करने के लिए आयुष मंत्रालय की भी सराहना की, जो कि विभिन्न समूहों को एक साथ लाने वाली एक पहल है। वहीं शाहना एनसी ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे का गुट जो बोलते हैं वो करते हैं। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस पार्टी का अनुसरण करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की मूल विचारधारा को छोड़ दिया है, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे द्वारा दी गई थी। टिप्पणी से काम नहीं बनता। उबाटा सेना लगातार टिप्पणी करते आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर, लेकिन वो ये नहीं समझे हैं कि जो भी एकनाथ शिंदे बोलते हैं वो करते हैं। दूसरे तरफ उबाटा सेना की बात करते हैं, जो वो बोलते हैं शायद कांग्रेस की सोच है और उस विचारधारा को उन्होंने नकारा जो उनका एक जन्मसिद्ध था हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का। तो टिप्पणी से काम नहीं बनता है। जो लोग काम करते हैं उन्हीं को लोग चुनते हैं और एकनाथ शिंदे जी को उबाटा सेना या राउट इन डाउट की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। शायद उद्धव ठाकरे जी को सोचना चाहिए कि उनका नाम है उद्धव ठाकरे या उद्धव गांधी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का ही सोच विचार को बढ़ावा दिया है। यहाँ करनी कतनी में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी शब्द के बहुत पक्के हैं। जो भी वो बोलते हैं वो महाराष्ट्र के जनहित में करते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाषा थोपी गई तो विरोध होगा, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ भाषा थोपे जाने का विरोध किया, बल्कि मराठी संस्कृति को दबाने के कथित प्रयासों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि हमें किसी भी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन जब किसी भाषा को जबरन थोपा जाता है तब उसका विरोध जरूरी है। वहीं आदित्य ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है। स्थानीय लोगों ने तो विरोध नहीं किया, तो क्या स्थानीय बीजेपी विधायक ने मराठी संस्कृति का विरोध किया, या फिर यह किसी बिल्डर मित्र को जमीन देने की तैयारी? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गैंगवार का तांडव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हटिया गांव में रात दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष के दौरान बड़ा बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह झड़प स्थानीय अपराधियों के 2 गिरोहों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई है, जो नकली सिक्कों के धंधे में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं इलाके में तनाव बरकरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह झड़प दोपहर से शुरू हुई और तड़के तक चलती रही। मृतकों की पहचान रजाउल खान, भतीजे और तृणमूल नेता शेख बादल के बेटे के रूप में हुई है। झड़प के दौरान कई देसी बमों का इस्तेमाल हुआ है और एक विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। बीरभूम के पुलिस अधीक्षक अमनदीप ने 2 मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि मामले की औपचारिक जांच चल रही। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलती ट्रेन में युवक की हत्या, सामने आया खौफनाक वीडियो। बागवत के खेकड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चलती ट्रेन में सीट के लिए मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। जानकारी के मुताबिक युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था।
फकरपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। उसके बाद 15 से 20 लोगों ने उसे लात, घूसों और बेल्टों से इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मरणासत्र हो गया। इसके बाद बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतर कर भाग गए। वही दीपक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मारपीट में बुरी तरह घायल हुए युवक की पहचान खेकड़ा कस्बे के मोहल्ला अहिरान निवासी दीपक यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 39 वर्ष थी। दीपक दिल्ली के भागीरथ पैलेस में एक दुकान पर काम करता था, जिसके चलते वह रोजाना सहारनपुर दिल्ली अप डाउन करता था। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हादसे में बैकफुट पर आया बोइंग। पेरिस एयर शो में शामिल नहीं हुए कंपनी प्रमुख आर्टवर्क। पेरिस में हर साल होने वाला एयर शो परंपरागत रूप से एयरबस और बोइंग के लिए अपने ग्राहकों को लुभाने का मंच रहा है, लेकिन एयर इंडिया के बोइंग 787 की दुर्घटना ने इस साल के शो की चमक फीकी कर दी। हादसे के बाद बोइंग प्रमुख केली ऑर्टबर्ग ने शो में आने की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। साथ ही जीई एरोस्पेस ने भी निवेशकों के साथ प्रस्तावित ब्रीफिंग नहीं की। जीई एरोस्पेस की इंजन ही इस दुर्घटनाग्रस्त 787 ड्रीम लाइनर में लगे थे। हालांकि अभी तक एयर इंडिया दुर्घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना बोइंग की छवि के लिए नकारात्मक साबित हुई है। यह हादसा बोइंग के लिए पिछले दशक से चली आ रही समस्याओं की एक और कड़ी बन गया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में उद्धव ठाकरे की ताकत सबसे ज्यादा, शरद पवार के बयान पर बोले भुजबल। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब सबका ध्यान स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों पर लग गया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर सबकी नजर है। इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की मजबूती स्थिति है, इसीलिए हमें बैठकर तय करना चाहिए कि मुंबई में साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या नहीं। तो वही राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। छगन भुजबल ने जब नासिक में शरद पवार के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पवार साहब का बयान उभय कांग्रेस, एनसीपी और शरद पवार के बारे में है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मुंबई में शिवसेना की ताकत ज्यादा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश से तरबतर हुई दिल्ली के इलाकों में झमाझम। राजधानी दिल्ली में शनिवार को दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली के आरके पुरम और चाणक्यपुरी इलाके से बारिश की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वही यूपी के भी कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिल्पा मलाइका अरोड़ा, करीना समेत सेलेब्स ने दिया फिटनेस का संदेश। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका असर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिला। इस खास अवसर पर बॉलीवुड के कई मशहूर सितारों ने अपने अपने अंदाज में योग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए। शिल्पा शेट्टी फिटनेस और योग की जबरदस्त प्रमोटर मानी जाती हैं। उन्होंने खास वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि योग मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। इसका महत्व समझे और इसे खुद के साथ दूसरों के लिए भी संरक्षित करें। वही मलाइका अरोड़ा की फिटनेस प्रेरणादायक मानी जाती है। उन्होंने अपने योग सेशन की एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और लिखा है कि योग एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रकुलप्रीत को मिला बड़ा सम्मान, बोली लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करना गर्व की बात। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने भी इस खास मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन्हीं में से एक खास आयोजन में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और उनके पति जैकी भगनानी को फिट इंडिया कपल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाकर दोनों ही बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अपने विचार मीडिया के साथ साझा किए। रकुलप्रीत सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फिट इंडिया कपल अवार्ड मिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम हमेशा हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को फॉलो करते और चाहते हैं कि लोग हमें देखकर इंस्पायर हो। कैसा लगा कि योगा डे में मिनिस्ट्री का पार्ट है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। आज योग दिवस पर फिट इंडिया कपल की तरह का अवार्ड हमको मिलना और उस जर्नी में जुड़ जाना हमारी मिनिस्ट्री के साथ इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस एंड वी रियली होप कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें फिटनेस को एक वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए। कोई फैंसी जिम्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराधियों को साथ लेकर भयमुक्त देश बनाएगी भाजपा, बड़गुजर की एंट्री पर मनसे का पलटवार। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट से निकाले जाने के बाद सुधाकर बड़गुजर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाने के बाद नासिक में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इस कदम की विपक्षी दलों, खासकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तीखी आलोचना की है, जिसने भाजपा पर दागदार पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को पार्टी में शामिल करके आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मनसे ने अपराध में वृद्धि के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। मनसे नेताओं ने नासिक पुलिस आयुक्त और अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण का आग्रह किया। मनसे महासचिव दिनकर पाटिल ने नासिक में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले वरना जाएंगे कोर्ट, फारूक अब्दुल्ला की केंद्र को चेतावनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि इसमें और देरी होने पर उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अध्यक्ष ने कहा है कि देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पहलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार को बने हुए 8 महीने हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जब राज्य का दर्जा बहाल होगा तो हमें प्रशासनिक अधिकार भी मिलेंगे जो सच्चे शासन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा मिलने से सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में 600 से ज्यादा भूमिहीन परिवारों का सपना साकार। बिहार के दरभंगा में 600 से अधिक भूमिहीन परिवारों का सपना साकार हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरागवगी ने कहा है कि जिले के लहेरियासराय स्थित प्रेक्षक गृह में आयोजित पर्चा वितरण कार्यक्रम के दौरान 600 से ज्यादा सुयोग वासविहीन परिवारों को अभियान बसेरा 2 योजना के तहत पर्चा का वितरण किया है। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की देखरेख में किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभार्थी परिवार और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस दौरान पर्चा प्राप्त करने वाले परिवारों ने खुशी जाहिर की। इस मौके मंत्री सरागवी ने अपने संबोधन में कहा है कि अभियान बसेरा 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी सोच का प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य है, उन्होंने कहा है कि गरीब परिवारों के लिए यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि उनके सपनों की बुनियाद भी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड आरोपी सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा को कोर्ट में पेश किया गया। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में नामजद आरोपी सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा को आज पूर्वी खासी हिल्स जिले के जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में लाया। अदालत में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने के गंभीर आरोपों की सुनवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है और अदालत ने पुलिस को आगे की जांच तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान से दिल्ली पहुंचे भारतीयों का छलका दर्द। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच भारत ऑपरेशन सिंधु के जरिए अपने नागरिकों को ईरान से निकाल रहा है। बीती रात ईरान के शहर मशहद से 290 नागरिक एक प्लेन से दिल्ली वापस लाए गए हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ऑपरेशन सिंधु ने गति पकड़ ली है। 290 भारतीय नागरिक ईरान के मशहद से एक विशेष उड़ान के लिए सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट आए हैं, जो 21 जून 2025 को रात 11:30 बजे नई दिल्ली में उतरे। इसके साथ ही 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित भारत वापसी करने वाले एक भारतीय नागरिक ने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, हम मौत के मुंह से बाहर निकले। नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगी ऑपरेशन सिंधु के तहत वापसी आई हैं? अरे वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार ने हम लोग को भेजा, वहाँ की सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया और मेरी सरकार ने मुझे यहाँ बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी, मेरा नाम इंदिरा कुमारी थापा। वापसी आए हैं। हमारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे ये भारत के जो है प्रधानमंत्री, उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत हम लोग खुश हैं। वहाँ के सरकार ने भी हम लोग को बहुत मदद किया और यहाँ के सरकार ने बहुत मदद किया। कितने दिन से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग फंसे नहीं थे। हम लोग का तो 21 तारीख हम लोग का था फ्लाइट। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रस्सी जैसा कोई नहीं, इंग्लैंड का स्टार बल्लेबाज फिर बुमराह के सामने हुआ वापस। इंग्लैंड टेस्ट में बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया है, जिसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन कर पहली पारी में स्कोर 471 रन पहुंचा दिया। इस दौरान भारत के 3 बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारी की। 2 दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए हैं। दौरान इंग्लैंड को 3 झटके भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिए हैं। इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्हीं के देश में बुमराह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने दीवार की तरह खड़े हुए। वहीं जसप्रीत बुमराह का इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण तीसरा विकेट था। उन्होंने इंग्लैंड को तीसरे विकेट के रूप में जो रूट को पवेलियन भेजा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।